नमस्कार, महासंग्राम 2023 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी हो चुकी है। दूसरी लिस्ट में 88 प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं। 3 सीटों पर प्रत्याशी बदले गए हैं, 1 सीट को होल्ड किया गया है। निशा बांगेर का इस्तीफा नहीं होने से अभी सीट को होल्ड किया गया है। आमला सीट पर उम्मीदवार की घोषणा अभी बाकी है, लेकिन आपको दिखाते हैं वो संभावित चेहरे, वो संभावित नाम आखिर कौन कौन से हैं। लेकिन दूसरी तरफ आपको दिखाएंगे कांग्रेस की भी लिस्ट जो हाल ही में कांग्रेस ने जारी कर दी है। चेहरों के साथ आप देखिए कि मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस ने कहां से कौन से उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे हैं, क्योंकि 88 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो गया है। सौरभ सिंह को बोरीबंद से चुनावी मैदान में उतारा गया, अभिषेक को जबलपुर कैंट से उतारा गया है, पनागर से राजेश पटेल को उतारा गया है, और आप देख रहे हैं कई नाम और आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां मुरवारा से मिथिलेश जैन को उतारा गया है और मंडला से अशोक को उतारा गया है, मरस्कूल को उतारा गया है, अशोक मरस्कूल। दूसरी तरफ आप देखेंगे यहां पर ग्वालियर में किसके बीच मुकाबला है ये भी आप समझ लीजिए। सुनील शर्मा और प्रद्युमन सिंह तोमर के बीच जबरदस्त मुकाबला यहां कांग्रेस वर्सेस भारतीय जनता पार्टी के बीच देखने को मिलेगा। तो ये देखिए आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, आप हर तरफ जहां नजर दौड़ाएंगे आपको हम दिखा रहे हैं कि कहां किसके बीच मुकाबला होगा, कौन सा उम्मीदवार कहां से चुनावी मैदान में उतारा गया है, वो हॉट सीट कौन सी है ये भी आप देखिए। और बीच में आप देख रहे हैं जश्न और उत्साह की ये तस्वीर। जब कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की तो खुशी काफी ज्यादा समर्थकों में नजर आई, कैंडिडेट्स में नजर आई। तो बालाघाट के हाई प्रोफाइल वारासिवनी विधानसभा सीट से कांग्रेस पार्टी ने विवेक पटेल पर भरोसा जताया है। टिकट का ऐलान होते ही वारासिवनी के जय स्तंभ चौक पर उनके समर्थकों ने जमकर आतिशबाजी की। आधी रात को ही कांग्रेस जनसंपर्क कार्यालय के सामने कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ने लगा और जमकर नारेबाजी भी हुई है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं वारासिवनी की, आपको दिखा रहे हैं यहां पर किस तरीके से जश्न और उत्साह की तस्वीर सामने आई। कैंडिडेट्स और समर्थकों में काफी ज्यादा खुशी नजर आई जब कांग्रेस की दूसरी लिस्ट में वो शामिल रहे। आतिशबाजी के साथ साथ जश्न का माहौल यहां देखने को मिला। क्षेत्र का विकास हो, क्षेत्र में जो माहौल है तनाव दबाव का, प्रेशर पार्टीज का, आतंक का, यूपी और बिहार की जो राजनीति हो रही है यहाँ की, उसको खत्म करने का, क्षेत्र में अच्छा माहौल हो, साफ सुथरी राजनीति हो, सेवा की राजनीति हो, स्वास्थ्य सुविधा हो, हमारे अच्छे रोजगार के अवसर हो, या पॉलिटेक्निक कॉलेज हो, ITI हो, व्यवसाय शिक्षा हो। जीत के प्रति कितना आश्वस्त है? 100%। इस बार रिकॉर्ड तोड़ वोटों से कांग्रेस जीत होगी। इस बार वाराणसी में कांग्रेस की ओर से कांग्रेस जनता लड़ेगी। और जब तो देखा आपने आखिर किस तरीके से यहां पर वारासिवनी में खुशी की लहर है। तो वहीं मंडला में भी कांग्रेस ने 2 विधानसभा सीटों की सूची जारी की और निवास विधानसभा क्षेत्र से वर्तमान विधायक डॉक्टर अशोक मरस्कोले की सीट है बदलकर उन्हें मंडला विधानसभा क्षेत्र का प्रत्याशी बनाया। वहीं निवास विधानसभा क्षेत्र से नए प्रत्याशी चैन सिंह बरकड़े को टिकट दिया गया है। चैन सिंह बरकड़े निवास नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। टिकट मिलने के बाद डॉक्टर अशोक मरस्कोले के बंगले में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंच गए और जमकर आतिशबाजी की। तो यहां पर काफी ज्यादा खुशी की लहर कैंडिडेट्स में नजर आया और जिस तरीके से समर्थकों ने पटाखे जलाकर, मिठाई खिलाकर, ढोल नगाड़ों के बीच जश्न मनाया, उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हम लोग शुरू से यहाँ के लिए, चाहे वो बेरोजगारी की बात हो, बेसिक मंडला के डेवलपमेंट की बात हो, यहाँ के अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य और बेसिक जो स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है, मंडला ट्राइबल
डिस्ट्रिक्ट माना जाता है, लेकिन हमारा ट्राइबल के अलावा यहाँ पर 50% से ज़्यादा सामान्य वर्ग है। उनकी अपनी उम्मीदें हैं, उनका अपना, चाहे बिजनेस क्लास हो, चाहे नौकरी पेशा हो, चाहे युवा हो। हमको एक ऐसा एक मॉडल बनाना पड़ेगा कि सब समाज के लिए हम एक अच्छा प्रतिनिधित्व दें और बेसिक चीज़ों को प्राइमरी लेवल पे सब चीज़ें हम मंडला को दें, ताकि हम एक अच्छा विकसित जिला की तरफ हम बढ़ सकें। तो शाजापुर की शुजालपुर विधानसभा से रामवीर सिंह सिकरवार को पार्टी ने एक बार फिर से अपना प्रत्याशी बनाया। रामवीर सिंह सिकरवार का टिकट फाइनल होते ही उनके निवास पर समर्थकों का जमावड़ा लग गया और आधी रात होने के बावजूद भी आप देखिए किस तरीके से रामवीर सिकरवार के समर्थकों ने जमकर आतिशबाजी की और मिठाई भी बांटी। तो पहली लिस्ट रामवीर सिकरवार को प्रत्याशी बनाया है। रामवीर सिकरवार के निवास पर आप देख सकते हैं कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। हालांकि रामवीर सिकरवार जो है वो यहाँ पर फिलहाल दिल्ली में मौजूद है, लेकिन उनके कार्यकर्ता और उनके परिजन बेहद उत्साहित हैं और टिकट मिलने के बाद जश्न का माहौल है। आधी रात को जिस तरीके से कांग्रेस की सूची आई है, उसके बाद इस तरीके के नजारे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। सुनील तो एक तरफ आप खुशी की लहर देख रहे हैं, लोगों में बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ आप रतलाम में देखिए किस तरीके से विरोध किया जा रहा है। रतलाम में प्रत्याशी बदलने की मांग हो रही है, रतलाम में विरोध हो रहा है। जावरा से हिम्मत श्रीमाल को टिकट देने का विरोध किया गया। कार्यकर्ताओं ने जलाया हिम्मत श्रीमाल का पुतला। सर्वे में नाम नहीं होने के बाद भी टिकट देने का आरोप कार्यकर्ता लगा रहे हैं। जिम्मेदारों से सीट पर फिर विचार करने की मांग की जा रही है। इनका यही कहना है कि एक बार फिर से इस सीट को लेकर विचार विमर्श किया जाए और फिर बातचीत कर प्रत्याशी को बदला जाए। तो ये अलग अलग तस्वीरें हमने आपको दिखाई अभी तक कि एक तरफ कैसे कैंडिडेट्स में खुशी थी और दूसरी तरफ कैसे रतलाम में विरोध की आग आप देख रहे हैं। उनकी दुकान बचाने के लिए ये जावरा की सीट गवा दी, मतलब इस सीट का सौदा कर दिया। मतलब वो चाहते ही नहीं कि कांग्रेस जीते, वो तो ये चाहते हैं सिर्फ कि उनकी दुकान चलना चाहिए। उनकी दुकान बचाने के लिए उन्होंने ये टिकट बेच दिया जावरा का, और ये चीज जनता बर्दाश्त नहीं करेगी और हम रोड पे आंदोलन करेंगे। क्या आप नगर पालिका में भी आपने कैसे भारतीय जनता पार्टी से मिलकर यह सरकार बनाई है? मैं खुद नगर पालिका का प्रतिनिधित्व कर, नगर पालिका में मेरी भाभी नगर पालिका में बादशाह थे, मैं प्रतिनिधि कर रहा हूँ वहाँ पर। मतलब किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बना हुआ नगर पालिका अध्यक्ष का पिता, और ये जो दलाली कर रहा हो दलाली अब नहीं चलेगी। जनता जान चुकी है, इसका चेहरा पहचान चुकी है। मनाया गया, आतिशबाजी की गई है, कैंडिडेट्स में खुशी नजर आई और तमाम जितने भी यहाँ पर समर्थक हैं वो भी खुश नजर आए। कांग्रेस के अलग अलग कार्यालयों के पास मिठाइयाँ बांटी जा रही थी, पटाखे जलाए जा रहे थे, आतिशबाजी की गई है, लेकिन दूसरी तरफ काफ़ी ज़्यादा विरोध भी यहाँ पर देखने को मिला। रतलाम में खासतौर पर हिम्मत श्रीमाल को लेकर लोग गुस्से में आए। उनका ये कहना था कैंडिडेट को बदलना है और ये मांग वो जिम्मेदारों से कर रहे हैं कि जो भी जिम्मेदार है वो इस पर विचार विमर्श करे। तो कांग्रेस ने दूसरी लिस्ट में 88 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है और इसी के साथ कई बड़े चेहरे दूसरी लिस्ट में भी देखने को मिले। बड़ी बात तो ये है कि बहुत से ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्हें भरोसा था कि पार्टी उन्हें टिकट देगी, और जब पार्टी ने उन्हें टिकट दे दिया, जब उनके नामों का ऐलान किया गया तो वो काफी ज्यादा खुश नजर आए। मध्य प्रदेश की अलग अलग सीटों में तो काफी ज्यादा खुशी की लहर कांग्रेस कार्यालय के पास से लेकर समर्थकों से लेकर कैंडिडेट्स तक। हमारे साथ राजपाल सिसोदिया जी जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी से, जो अपनी बात रखेंगे। राजपाल जी, आपका बहुत स्वागत है।
राजपाल जी, चुनावी माहौल है, लिस्ट लगातार सामने आ रहे हैं। कांग्रेस ने 88 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। देर आए दुरुस्त आए, हर कोई कह रहा है। बीजेपी अपनी 5वीं लिस्ट कब सामने लेकर आएगी? राजपाल जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? तो राजपाल जी से संपर्क नहीं हो पा रहा। तो आतिशबाजी की तस्वीर एक तरफ आपको दिखा रही है। कांग्रेस ने 88 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। 88 उम्मीदवारों में कई ऐसे चेहरे हैं जो आपने पहले भी देखे होंगे, लेकिन इस बार ये कहा जा रहा है कि कई चेहरों को मौका भी दिया गया है। हालांकि ये देखना होगा कि मुकाबला कितना ज्यादा दिलचस्प होगा। आशीष हमारे साथ जुड़ गए हैं नरसिंहपुर से। आशीष, नरसिंहपुर में तो केंद्रीय मंत्री को उतारा गया है चुनावी मैदान में, और यहां पर मुकाबला कितना दिलचस्प नजर आ रहा है। कांग्रेस ने 88 उम्मीदवारों की सूची भी जारी कर दी। जी अंशिका, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल नरसिंहपुर जिले की नरसिंहपुर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। उनका गृह नगर है गोटेगांव। गोटेगांव बड़ी दिलचस्प हो गई है सीट। पहले यहां कांग्रेस ने शेखर चौधरी को टिकट दी थी और पहली लिस्ट के बाद अब नाम बदल के वहां एनपी प्रजापति का नाम आया है। तो ऐसे में गृहनगर में प्रहलाद पटेल के क्या आने वाले समय में परिणाम आएंगे, ये बड़ा दिलचस्प होगा। और जिस तरह से सीट कांग्रेस ने नाम बदला है, अपने प्रत्याशी को बदला, उस तरह से अब वहां का मुकाबला इस तरह से दिलचस्प हो रहा है कि अब शेखर चौधरी का अगला स्टेप क्या होगा। शेखर चौधरी अब कहां जाएंगे, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करेंगे या उन्हें कांग्रेस मना लेगी, ये 3 सवाल हैं अब शेखर चौधरी के लिए। तो ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरह से शेखर चौधरी का नाम बदल के एनपी प्रजापति को टिकट दिया गया है, उससे सियासी जो सरगर्मियां हैं वो और तेजी से बढ़ गई हैं। चुनावी पारा और तेजी से बढ़ गया है। एनपी प्रजापति का नाम आने के बाद प्रहलाद पटेल यहां से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। राव उदय प्रताप सिंह गाडरवारा से उम्मीदवार हैं, दोनों सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं एक, और उसके साथ एनपी प्रजापति। तो नरसिंहपुर का मुकाबला अपने आप में दिलचस्प होने जा रहा है। संजय शर्मा भी बड़ा नाम है तेंदुखेड़ा से। तो ऐसे चारों सीट की यदि हम बात करते हैं तो चुनावी मुकाबला बड़ा ही दिलचस्प होगा। और पब्लिक जो पिछले कुछ दिनों से गाडरवारा पर इंतजार कर रही थी कि गौतम पटेल का कदम कहां होगा, तो गौतम पटेल क्या भाजपा छोड़ेंगे और कांग्रेस में जाएंगे, तो वो अटकलें तो सही रही है। लेकिन अब पब्लिक जो है नरसिंहपुर की इस बात पे अपना पूरा मन लगाए हुए है कि गोटेगांव का समीकरण क्या होगा, शेखर चौधरी का अगला स्टेप क्या होगा, जो यहां के मुकाबले को और दिलचस्प करने जाएगा। बिल्कुल आशीष, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर एनपी प्रजापति जो कि चर्चा में है, बीते दिनों उनकी काफी ज्यादा नाराजगी पार्टी से देखने को मिली। तो क्या कांग्रेस ने उनका नाम लिस्ट में शामिल कर ये कह दिया है कि हम अपने किसी भी नेता को नाराज नहीं होने देंगे, हम किसी भी तरीके से डैमेज की स्थिति को सहने की हालत में नहीं है? बात 144 की जब लिस्ट आई थी उसके बाद शेखर चौधरी का नाम था। बड़ा ही झटका था कांग्रेस के लिए, एनपी प्रजापति के लिए और उनके समर्थकों के लिए कि एक ऐसा विधायक जो सिटिंग विधायक भी रहा है, पूर्व मंत्री भी रहे हैं और उसके साथ साथ विधान जी। तो आशीष की आवाज ठीक से नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको दूसरे लिस्ट की एनालिसिस भी बता देते हैं कि आखिर क्या कुछ ख्याल रखा गया है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी तरीके से स्थानीय समीकरण का इसमें ध्यान रखा गया है और साथ ही जातीय समीकरणों को भी इसमें ध्यान दिया गया है। शैलेंद्र भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। शैलेंद्र, देखिए, कांग्रेस की दूसरी लिस्ट में हमने देखा जो सबसे ज्यादा ध्यान में रखा गया वो ये कि क्षेत्रीय समीकरणों को ध्यान में रखा गया है। क्षेत्रीय समीकरणों को इस बार कांग्रेस बहुत ज्यादा तवज्जो दे रही है।
जी, निश्चित तौर पर यदि नर्मदापुरम जिले की चारों विधानसभाओं की बात की जाए तो 136, 37, 38 और 39 4 सीटें इस जिले की आती हैं। सिवनी मालवा में अजय पटेल को प्रत्याशी बनाया गया है जो ओबीसी समुदाय से आते हैं। होशंगाबाद जो सीट है, मुख्यालय की सीट है, इसमें गिरिजा शंकर शर्मा जी को चुनावी मैदान में उतारा गया है जो हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए हैं। इसके अलावा पुष्पराज पटेल को सोहागपुर से टिकट दी गई है जो ओबीसी समुदाय से आते हैं, और पिपरिया से गुरचरण खरे को अपना प्रत्याशी कांग्रेस ने बनाया है जो मूलतः छिंदवाड़ा के रहने वाले हैं, कांग्रेस की राजनीति में सक्रिय रहे लेकिन फिलहाल पिपरिया में रह रहे हैं और वहां से अब चुनावी मैदान में हैं। तो चुनावी दहलीज पर जबकि जिला पहुंच चुका है, ऐसे में जो चारों प्रत्याशी हैं उनमें 2 ओबीसी के हैं, एक ब्राह्मण समुदाय से आते हैं और एक जो रिजर्व सीट है तो कतिया समुदाय से जो गुरचरण खरे हैं वो आते हैं। यहाँ पर कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। जो लिस्ट जारी हुई है तो दूसरी बार होशंगाबाद सीट की यदि बात की जाए, पिछली दफा सरताज सिंह भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे और उन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया था, और इस बार गिरिजा शंकर शर्मा जी भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आए हैं और उन्हें कांग्रेस ने टिकट दिया है। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी, दोबारा से आप लोगों से बातचीत कीजिएगा, लेकिन हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनका मैं परिचय दे देती हूं। हमारे साथ राजपाल सिसोदिया जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, और हमारे साथ अजीत भदौरिया जी हैं जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है सर आप लोगों का। सबसे पहले तो रिएक्शन मेरा राजपाल जी से ही कि कांग्रेस ने 88 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी, देर आए लेकिन दुरुस्त आए, बीजेपी कहां पीछे रह गई? भारतीय जनता पार्टी भी बिल्कुल पीछे नहीं है। शीघ्र ही हमारे जो 21 तारीख कल से नामांकन दाखिल होना है, उसके पहले पहले हमारी सूचियां भी आ जाएगी। देर आए पर दुरुस्त आए वाली कहावत जो आपने कही है, मैं थोड़ा उसमें संशोधन चाहता हूँ। देर तो आए पर अपने अपने बेटाओं को स्थापित करने की प्लानिंग के साथ आए। ये जो पूरी सूची आई है, इसमें कमलनाथ जी ने अपने नकुलनाथ को स्थापित करने का प्रयास करा, वहीं जयवर्धन सिंह ने भी मालवांचल सहित ग्वालियर चंबल में जो नए चेहरे के नाम पर कुछ लोगों को टिकट दिए हैं, वो शुद्ध रूप से उनके बेटे जयवर्धन सिंह के समर्थक लोगों को टिकट देकर कहीं न कहीं ये दोनों नेताओं ने अपना रिटायरमेंट प्लान बनाया है। रिटायरमेंट के साथ साथ में अपने बेटे को कैसे उत्तराधिकारी बना सके, उस दिशा में इन्होंने काम करने का काम किया है। महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए था, वो नहीं दे पाई कांग्रेस। हमने 33% आरक्षण की बात जब कही है तो ये 13% से भी कम कांग्रेस की सूची से महिलाओं की संख्या आने का काम हो रहा है। महिलाओं का क्योंकि महिलाओं को इन्होंने दिया है, वहीं दागी नेताओं को जिस प्रकार से महत्व दिया है सूची के अंदर, जो लोग बागी थे पिछले 2 चुनाव में 18 और 13 में, अगर आप देखेंगे तो जो लोग बागी थे कांग्रेस से बगावत करके, जिन्होंने भाजपा के उम्मीदवार का रास्ता तय देखिए 5 लोगों ने बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस का हाथ थामा, उन 5 को टिकट दे दिया। अजीत जी, इतना भरोसा बीजेपी से आए नेताओं पर, क्या इसी शर्त पर बीजेपी से नेता आए थे कांग्रेस में और कांग्रेस ने इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट किया? देखिए आदरणीय अंशिका जी, सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी पे रहा सर्वे। जो लोग भी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के आए उनको उसी समय के बाद सर्वे कराया गया, एआईसीसी के द्वारा कराया गया, प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी के द्वारा कराया गया। अगर वो सर्वे के मापदंडों में आते हैं और स्थानीय नेतृत्व, स्थानीय संगठन अगर उन पर सहमति प्रदान करता है तो उनको कांग्रेस पार्टी का मैंडेट देकर चुनाव में उतारा गया। जहां तक बात हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र कर रहे हैं महिलाओं को प्रतिनिधित्व नहीं, भैया एक जिले में 4-4 महिलाओं को टिकट दे दिया गया, वहां आपकी क्या स्थिति है? कल तक ये लोग चिल्लाते थे पूरे ऊपर से लेकर नीचे तक कि कांग्रेस पार्टी के टिकट नहीं आए, कांग्रेस पार्टी के टिकट नहीं आए। अब कांग्रेस पार्टी ने तो 229 सीटों पर टिकट घोषित कर दिए। आपकी सिर्फ उठौल कब बंद होगी मेरे भाई, ये तो बता दो। इधर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी टांग खींच रहे हैं, उधर नरेंद्र सिंह जी कह रहे हैं कि नहीं मेरे लोगों को टिकट। पट्टाबाज भारतीय जनता पार्टी में इतना हावी हो चुका है कि शिवराज सिंह जी को गौण कर दिया गया है। शिवराज सिंह जी की कोई सुन नहीं रहा है, केंद्रीय नेतृत्व को ठेंगे पे मार दिया गया है। जो शुरू में आके ऐसा लगा था कि अमित शाह मध्य प्रदेश भाजपा की सिर्फ उठौल को कंट्रोल करेंगे, परंतु अमित शाह को उठा के भी ताक पर रख दिया गया। अजीत जी, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगी क्योंकि आपने बात किया कि सर्वे के आधार पर हमने टिकट बांटे हैं। रतलाम शायद आप भूल रहे हैं, रतलाम में जिस तरीके से जावरा में खास तौर पर बहुत ज्यादा समर्थकों में नाराजगी है। कहा जा रहा है कि हिम्मत श्रीमाल
कैसे, मतलब सर्वे में बहुत लोग के नाम नहीं थे, बावजूद इसके नाम आ गए? आपत्ति हो सकती है, कुछ लोग क्रिया की तीव्र प्रतिक्रिया देते हैं, परंतु ये तो तय नहीं है कि आपने कह दिया कि सर्वे में नाम नहीं है या मैंने कह दिया सर्वे में नाम नहीं है तो वो सर्वे में नाम नहीं होगा। ये तो आपको एआईसीसी और आदरणीय कमलनाथ जी और जो स्क्रीनिंग कमेटी सीईसी के मेंबर है उनके सम्मुख सर्वे रखा जाता है। कोई भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है कि एक व्यक्ति खड़े होकर टिकट फाइनल कर देता है। यहाँ तो पूरा प्रोसेस है। मध्य प्रदेश में चुनाव समिति ने टिकट रिकमेंड की है, वो के सीईसी में गए स्क्रीनिंग कमेटी में, उसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति उस पर मोहर लगाती है। हाँ। ये पूरा प्रोसेस है एक टिकट फाइनल करने का। ऐसा नहीं है कि अमित शाह ने कह दिया कि टिकट फाइनल तो फाइनल, अमित शाह ने कह दिया कि अगले जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहेंगे तो जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष। किसी की पूछने की हिम्मत नहीं है कि भैया अमित शाह कौन थे, क्या रिटर्निंग ऑफिसर है भारतीय जनता पार्टी के संगठन के। आशीष हमारे साथ जुड़े हैं, मेरे सहयोगी हमारे रिपोर्टर है ग्राउंड जीरो से जुड़े हैं, लोगों के बीच मौजूद है। आप लोग भी देख लीजिए कि इस बीच चुनाव को लेकर माहौल कैसा है जनता में। आशीष, आप लोगों से बात कर रहे थे, उनसे पूछे कि ऐलान तो हो गया उम्मीदवारों का, अब जनता के बीच किस तरीके से उम्मीदें जनता बनाए रखी है? आशीष, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? आशीष तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन राजपाल जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। राजपाल जी, बात करें अगर भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कई ऐसे चेहरे हैं जो हमने पहले भी देखे कि 2018 में भरोसा किया गया। आप लोगों ने अभी तक जितनी भी लिस्ट जारी की है, 136 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान जब हुआ उसमें भी हमने देखा कि बहुत से चेहरे रिपीट किए गए हैं। तो क्या जो बची कुछ सीटें हैं उस पर भी बीजेपी वैसा ही फॉर्मूला आजमाएगी या फिर कुछ बदलाव इस बार देखने को मिल सकता है? सभी वर्ग का उसके अंदर समावेश होगा, सभी नेताओं का समावेश होगा, नए कार्यकर्ताओं का समावेश होगा, अलग अलग हमारे यहाँ मोर्चे प्रकोष्ठ है उनके लोगों का समावेश होगा। सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी और सबको छूने वाली हमारी चुनाव समिति डिक्लेयर करेगी। इस प्रकार की सूची आएगी। निश्चित तौर पर मैं ये कह सकता हूँ आज कि भारतीय जनता पार्टी ने जो है 136 स्थानों पर जो सूची डिक्लेयर करी है उसके अंदर इस प्रकार से सभी वर्ग के लोगों का उसके अंदर, कोई बड़े नेता भी उसके अंदर है, हमारे तमाम वरिष्ठ नेता भी उसके अंदर उम्मीदवार के रूप में हैं। वहीं कांग्रेस की सूची को अगर हम देखते हैं तो पाते हैं कि कांग्रेस की सूची से बड़े नेताओं का पलायन है। बड़े नेता के नाम पर मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी दोनों ही दिख रहे हैं और दोनों ही अपना एक बेहतर रिटायरमेंट प्लान बनाते हुए दिख रहे हैं। दोनों अपने अपने बेटे को स्थापित करते हुए दिख रहे हैं। कमलनाथ जी का पिछले दिनों का वो बयान कि छिंदवाड़ा की टिकट तो नकुलनाथ तय करेंगे, नकुलनाथ पहले अनाउंस करेंगे उसके बाद दिल्ली तय करेगा। तो ये एक निश्चित तौर पर इसी प्रकार से दिग्विजय सिंह जी के भी बेटे जयवर्धन सिंह ने जिस प्रकार से मालवा में पूरा हस्तक्षेप करने का काम किया है और ये जावरा और बड़नेगर जैसे स्थानों पर जिस प्रकार से नए लोगों को अवसर देकर अपनी एक नई टीम बनाने का प्रयास किया है, ये इन्हें इस बात से मतलब नहीं है कि कांग्रेस की आज सरकार बने या ना बने। इन्हें इस बात से ज्यादा मतलब अंतर पड़ रहा है कि कैसे दिग्विजय सिंह अपने बेटे जयवर्धन को स्थापित करे भविष्य के लिए, कैसे नकुलनाथ अपने बेटे नकुलनाथ को, कमलनाथ जी अपने बेटे नकुलनाथ को स्थापित करे। इस दिशा में ये सूची जाती हुई दिख रही है और नए नाम के नाम पर सिर्फ और सिर्फ इन नेताओं के समर्थकों को लेने का प्रयास किया गया है। समर्थकों के साथ साथ में अभी बात कर रहे थे कि सर्वे से सब कुछ हुआ है, कोई सर्वे से कुछ नहीं हुआ है। कांग्रेस में सर्वे सर्वा अगर कोई दिख रहे हैं तो दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी दिख रहे हैं और इनका जो लड़ाई सत्ता के ऊपर आ रही है। मैं आगे इस पर भी सवाल करूंगी अजीत जी से कि आखिर क्यों 3 प्रत्याशियों को लेकर टिकट बैकफुट पर कांग्रेस आ गई, वापस से क्यों दावेदारों को बदला गया? इस पर मैं आपसे रिएक्शन लूंगी अजीत जी, लेकिन इस बीच हमारे साथ शैलेंद्र भी जुड़े हैं जो जनता के बीच मौजूद है। शैलेंद्र, आपके पास आऊंगी। आप लोगों से बातचीत कर रहे थे, वहां पर क्या मिजाज है जनता का? कांग्रेस ने जो सूची जारी की है, क्या मानते हैं आप, कैसी सूची है? देखिए, कांग्रेस के पास प्रत्याशी तो होते नहीं है। अभी जितने भी प्रत्याशी उन्होंने नर्मदापुरम जिले में घोषित किए हैं वो एक भी कांग्रेसी पृष्ठभूमि के नहीं है। इससे ये जाहिर होता है कि कांग्रेस की स्थिति इस जिले में क्या है।
क्या मानते हैं आप, कांग्रेस की सूची को लेकर के क्या हाल है? कांग्रेस ने बहुत अच्छी सूची जारी की है, हर चीजों का मूल्यांकन किया है। यहाँ से पिछली बार के विधायक रहे भारतीय जनता पार्टी से आए माननीय गिरिजा शंकर शर्मा जी को टिकट दी है, और हमारे बाजू के सुहागपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से हमारी पार्टी के जिला अध्यक्ष पुष्पराज पटेल को टिकट दी है। पिपरिया से श्री गुरुचरण शर्मा जी को, जो कि गुरुचरण खरे जी को टिकट दी है, जो कि काती समाज से आते हैं, और बाजू में हम सिवनी मालवा सीट से भी अजय पटेल जी को टिकट दी है। तो कांग्रेस ने हर चीज का मूल्यांकन करने के बाद ही टिकट का डिक्लेरेशन किया है, और हमें पूरी उम्मीद है कि नर्मदांचल में इस बार चारों सीटों पे कांग्रेस पार्टी की विजय होगी। तो दोनों प्रकार की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। हालांकि एक बात है, सिवनी मालवा में अजय पटेल को टिकट दिया गया है, वोटर्स का मिजाज मिला जुला नजर आ रहा है। शैलेंद्र, अजीत जी, मैं आपसे सवाल कर रही थी, सवाल ये कि पिछोर, दतिया और नरसिंहपुर जिले की गोटा गांव में पार्टी को बैकफुट पर आखिर क्यों आना पड़ा? और सबसे बड़ी बात यह कि दतिया में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के सामने पार्टी ने पहली लिस्ट में ही अवधेश नायक को टिकट दे दिया, और वो कुछ दिन पहले ही बीजेपी से कांग्रेस में आए थे। इतना भरोसा? देखिए, भरोसा जब उन्होंने कांग्रेस की नीति रीति को अपना लिया है तो भरोसा तो उनके ऊपर करना पड़ेगा। कोई उनके साथ सौदा सत्ता के लिए नहीं हुआ या सत्ता को हथियाने के लिए सौदा नहीं हुआ। उन्होंने तो विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया, विपक्षी दल को ज्वाइन किया, तो निश्चित रूप से कांग्रेस की नीति रीति से प्रभावित थे। जहां तक 3 टिकटों के परिवर्तन की बात कर रही हैं आप 3 स्थानों पर, तो स्थानीय नेतृत्व से पुनः चर्चा की, जिस प्रत्याशी को नाम डिक्लेयर किया गया उस प्रत्याशी को बुला के चर्चा की गई कि आपके साथ ये व्यवहारिक परेशानियां आ रही हैं, क्या आप इसमें से बात से सहमत हैं? तो उन्होंने भी अपनी सहमति दी कि जो रिप्लेस हुआ है कि हम उसके साथ हैं, अगर आप उसको मौका देंगे। तो उसी सहमति के आधार पर उन लोगों को रिप्लेस किया गया है। जिस प्रत्याशी को आप देखिए, किसी की तरफ से भी आप देखेंगे कि किसी ने भी विरोध का एक स्वर नहीं उठाया। 12 घंटे से ऊपर का समय लगभग होने को आया है, तो किसी भी जो प्रत्याशी रिप्लेस हुआ है उसमें से किसी भी जगह पे किसी ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं की। तो ये जब संगठन बड़ा होता है तो इसमें निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सुधार होता है। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र महिलाओं के बड़े हितैषी बन रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी बन रही है। तो मैं तो आग्रह करूंगा, भैया वो डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे का इस्तीफा भी स्वीकार कर लो। उस बेचारी को कोर्ट में दर घूमना पड़ रहा है, अपने न्याय मांगने के लिए जाती है। राजपाल जी, देखिए अजीत जी कह रहे हैं कि उसका इस्तीफा एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि आमला में अभी इन्होंने उतारा नहीं है प्रत्याशी। अगर एक्सेप्ट कर लेती है सरकार इस्तीफा तो फिर आमला में क्या पता निशा बांगेर को फाइनल कर दिया जाए। इसीलिए देखिए 230 में से सिर्फ 229 कैंडिडेट्स के नाम ही अब सामने आए हैं कांग्रेस के। चलती है, प्रक्रिया से चलती है, निश्चित तौर पर प्रक्रियाधीन है वो विषय है निशा बांगरे जी का इस्तीफा, और उस पर उचित निर्णय उचित समय पे उचित अधिकारीगण ले रहे हैं। उसमें अब सरकार का बहुत कुछ रह नहीं जाता है। वैसे भी आचार संहिता, आदर्श आचार संहिता चल रही है, ऐसे में निर्णय अधिकारियों को लेना है, प्रक्रिया का पालन करते हुए लेना है। निशा बांगरे जी बेहतर होता कि सड़कों पे आने के बजाय ऑफिस में जाकर व्यवस्थित प्रक्रिया का पालन करते हैं। मैं समझता हूँ कि प्रक्रिया का अगर पालन करते हैं तो शासकीय कार्य है, शासकीय कार्य की गति से हो जाता। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से कांग्रेस ने ये टिकट का वितरण करा है, इस टिकट के अंदर जो है कांग्रेस के नेता कम दिख रहे हैं। कांग्रेस के पास खुद के नेताओं का टोटा है, इसलिए आप देखेंगे कि नर्मदापुरम हो, चाहे धार हो, चाहे देवास हो, वहां पर उन्होंने भरोसा करने का काम किया, वहीं बैकफुट पे भी आने का काम कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस के नेताओं ने पहले जो तय करा उसी को अपने ही निर्णय को बदलने का काम किया है। तो यहाँ फिर सर्वे कहाँ गया? तो यहाँ तो फिर यही बात साबित होती है कि सर्वे सर्वा कौन है? तो सर्वे सर्वा कमलनाथ है और दिग्विजय सिंह है। और इन दोनों के झगड़े जो है, जिस प्रकार से बैकफुट पर आकर आपस में एक दूसरे के कपड़े फाड़ने तक की बात हुई है, वो पूरी प्रदेश ने देखा है। लेकिन अजीत जी, महिलाओं को लेकर आप जो बात कर रहे थे उतना दिखाई नहीं दिया। कांग्रेस के लिस्ट में महिलाओं को की कुछ प्रायोरिटी भी दिया गया है। लिस्ट में बहुत कम, एक्सपेक्टेशन के मुकाबले महिलाओं के नाम कम है। ठीक है, पिछली वाली सूची में 19 लोगों को मौका दिया, 19 महिलाओं को मौका दिया, मातृशक्ति को दिया।
इस बार दिया, एक जिले में 4-4 मातृशक्ति को मौका प्रदान किया, सागर जैसे बड़े जिले में। तो इससे ज्यादा और क्या चाहिए? आप मुझे बताइए। तो कर ही देना कांग्रेस ने चाहिए था। युवाओं को इससे युवाओं को मौका दिया, महिलाओं को प्रतिनिधित्व, युवाओं को मौका दिया। कांग्रेस की ठीक नहीं है। अब भारतीय जनता राज्यपाल जी पार्टी के लोग, 33% तो करना ही चाहिए था। अब भारतीय जनता पार्टी कर रही क्या? मेरा ये कहना है, बिल्कुल करेंगे हम। मेरा ये कहना है, हमने ही रिजर्वेशन लाए हैं, हम ही ये बिल लेके आए हैं, हम ही महिलाओं के अधिकार लागू हो रहा है क्या रिजर्वेशन? हमने ही महिलाओं को, नेता ने खुद ये सुकून छोड़ा है को उनके अधिकार 15 लाख के जुमले के बराबर राज्यपाल जी गया है। निश्चित तौर पर आप जो काम पिछले 50 साल में नहीं कर सके, जो आपके नेता राजीव गांधी का सपना था, ऐसा सोनिया गांधी जी कह रही थी। मुझे हंसी आती है कांग्रेस के नेताओं के इस बयान के ऊपर कि राजीव गांधी के सपने को पूरा करने के लिए नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनना पड़ा। इसके पहले कांग्रेस के प्रधानमंत्री रहे, वो राजीव गांधी का सपना पूरा नहीं कर सके। पर हमने जिसका भी सपना था, हमारी मातृ शक्ति को हमने जो है सशक्त और समृद्ध करने का प्रयास किया है। और इस चुनाव को भी अगर हम लेकर जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में हमारी नारी सम्मान के साथ में गरीब कल्याण और उसके साथ साथ में मध्य प्रदेश के विकास के साथ हम चुनाव में जा रहे हैं। आज मैं ये कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने जो सूची जारी करी है, उस सूची के असंतुलित सूची है, उसके अंदर पर्याप्त जी, आपकी बात अपनी जगह। अजीत जी, इस बार उम्मीदवारों को लेकर इतना हौच-पौच नजर आया क्योंकि 2018 में जो झटका लगा, बीजेपी के सामने जो चुनौती खड़ी हो गई, कांग्रेस के सामने अलग चुनौती खड़ी हो गई। इस बार चेहरों के हेरफेर में क्या मुद्दे भटक गए? नहीं, मुद्दे तो लगातार उठाए जा रहे हैं और आप लोग हमारा माध्यम है सम्मानीय, आपके माध्यम से लगातार मुद्दे उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का हर संभाग स्तर पर राष्ट्रीय प्रवक्ता रह के मीडिया के माध्यम से स्थानीय मुद्दों को उठा रहा है। प्रदेश स्तर पे प्रदेश कांग्रेस कमेटी में आप लोगों के माध्यम से उठाए जा रहे हैं। बीजेपी ने आपके वचन पत्र को महाझूठ पत्र बोल दिया। वो लोगों की बात पे क्या विश्वास किया जाए जिनकी 22,000 घोषणाएं आज तक पेंडिंग है? 22,000 घोषणाएं जिस पार्टी की आज तक वो है पेंडिंग, उस व्यक्ति की बात पे विश्वास किया जाएगा क्या? आप पूछ लीजिए आम जनता से, अगर कोई विश्वास कर रहा हो तो। कोई नहीं विश्वास करता। शिवराज सिंह माने घोषणा मशीन, ये सबको मालूम। और अंशिका जी, एक सामान्य जीवन में और राजनीति में एक शब्द होता है क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता। वो क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता शिवराज सिंह जी ने खोदी और राजनीतिक दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश के अंदर खोदी। इसलिए ये विश्वसनीयता सिर्फ और सिर्फ आदरणीय कमलनाथ जी के प्रति आम जनमानस में और उनके माध्यम से कांग्रेस पार्टी के प्रति है, उनके नेतृत्व। ठीक है, तो सबको मालूम है इस बार क्षेत्रीय और जातीय समीकरणों को साधने की बजाय कैंडिडेट्स को जो उतारे गए हैं वो जनता के मूड को टटोल कर ही उतारा गया होगा। आपको क्या लगा कि मुद्दे इस बार जनता के हिसाब से क्या है? बीजेपी किन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में? हम जिन विषय को लेकर चुनाव के मैदान में हैं, उसमें सबसे पहला विषय हमारा है गरीब कल्याण के तहत हमने जो मध्य प्रदेश के सामान्य जन के जीवन को ऊंचा स्तर उठाने का प्रयास किया है, उन विषय को लेकर हम जा रहे हैं। विशेष करके हितग्राही मूलक योजनाओं के माध्यम से हमने लोगों का जन कल्याण करने का काम किया है। वहीं दूसरी ओर हमने महिला सशक्तिकरण को समर्पित किया है। हमने महिला सशक्तिकरण के जो कार्यक्रम उसके जन्म से लेकर बालिका के उनके विवाह तक और विवाह के बाद में उनकी पेंशन उम्र तक जो लगातार उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास किया है, चाहे फिर वह अलग अलग योजनाओं के माध्यम से हो, चाहे पेंशन के माध्यम से हो, चाहे लाडली बहना योजना के तहत उनको 1250 रुपए देने के माध्यम से हो, चाहे लाडली लक्ष्मी योजना के माध्यम से हो, चाहे आजीविका मिशन के माध्यम से उनकी आय बढ़ाने के विनम्रता से हमने जो प्रयास किए उनको हम लेकर जा रहे हैं जनता के बीच में। और उसके साथ साथ में हमने जो मध्य प्रदेश का विकास किया है, डबल इंजन की हमारी सरकार ने मध्य प्रदेश को जिस प्रकार से विकास की ओर अग्रसर करने का काम किया है, 2003 के पहले का मध्य प्रदेश और 2023 का मध्य प्रदेश, इस 20 साल के अंदर मध्य प्रदेश का जो सर्वांगीण विकास हमने करने का काम किया, उस विकास के एजेंडे को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। और कांग्रेस के झूठ के हम हमारे साथ जुड़े हैं आशीष, हमारे संवाददाता है जो दमोह से जुड़े हैं। आशीष, आपने जब लोगों से बातचीत की, आपको क्या लगा कि उनके मुद्दे क्या थे? क्या नेता, क्या कैंडिडेट समझ पाए हैं उनके मूड को?
निश्चित ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हमने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से दमोह जिले के मतदाताओं से बात की तो उनका विकास का एक बड़ा मुद्दा था। उनका कहना था कि विकास हमारे यहां नहीं हुआ, बिजली सड़क पानी को लेकर के भी लोगों का था। और दमोह जिले में सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है रोजगार का। दमोह जिले में आजादी से लेकर आज तक केवल एक सीमेंट फैक्ट्री है और उसमें भी स्थानीय लोगों की बहुत ज्यादा कमी है, वो एम्प्लॉय नहीं है, बाहर के एम्प्लॉय है, बाहर के मजदूर काम करते हैं, बाहर के लोग काम करते हैं। तो इस तरह को लेकर के दमोह का जो मुद्दा है, मूल मुद्दा है, वो है रोजगार। विकास को लेकर के बात करते हैं, लोग कहते हैं कि हम पार्टी को देखकर नहीं, चेहरे को देख करके हम वोट करेंगे। तो जिस तरह से दमोह के जिले के लोगों के जो मुद्दे हैं वो रोजगार को लेकर के है, विकास को लेकर के, और दोनों ही पार्टियों पर लोगों का विश्वास नजर नहीं आया है। उनका कहना है कि लंबे समय से कांग्रेस का भी यहां पर शासन रहा है और लंबे समय से भाजपा का भी शासन रहा है, लेकिन दोनों ही विकास को लेकर के कमतर नजर आते हैं। आपको बता दूं कि कांग्रेस के द्वारा दमोह जिले की 3 विधानसभा सीटों पर घोषणा पहली लिस्ट में कर दी गई थी। तो देर रात जो सूची आई है उसमें चौथी जो विधानसभा थी, जो जिला मुख्यालय की सीट थी, उसमें प्रत्याशी की घोषणा कर दी गई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ओर से वो देखें तो जब पहली सूची आई थी भारतीय जनता पार्टी की तो उसमें एक विधानसभा सीट पथरिया से घोषित की गई थी, लेकिन अभी तक 3 विधानसभा सीटों पर भाजपा के द्वारा किसी भी तरह से घोषणा नहीं की गई है। तो अब लोगों का यहां पर इंतजार है कि किस तरह से दमोह जिले के प्रत्याशी होंगे और भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि कांग्रेस के द्वारा 4 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है। दमोह के एकमात्र जो विधायक थे कांग्रेस से दमोह जिला मुख्यालय पर जो उपचुनाव में करीब 17,000 वोटों से हारे। राजपाल जी हमारे साथ क्योंकि जुड़े हुए लगातार, अजीत जी भी हमारे साथ जुड़े। अजीत जी, आपको क्या लगता है कि सिंधिया समर्थकों का बीजेपी ने ख्याल रखा है? कहाँ रखा है, वो तो उनको तो महाराज से भाईसा बना के फेंक दिया, दर दर कर ठोकरे खाने को मजबूर कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। और ठीक है, होना भी चाहिए ऐसे लोगों के साथ सलूक। मैं तो भारतीय जनता पार्टी की इस कार्य की सराहना करता हूँ। जो लोग अपने मात्र दल से गद्दारी करके, आर्थिक रूपों को प्रायोरिटी पे रख के सौदेबाजी करके, दल बदल करके जाते हैं, उनके साथ ऐसा सलूक होना ही चाहिए। मैं तो भारतीय जनता पार्टी का इस मामले में शुक्रिया अदा करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने सही किया। राजपाल जी, और फिर भी लोगों को सबक नहीं आता, लोगों को एहसास नहीं होता, लगातार अपना राजनीतिक हत्या, सामाजिक हत्या कराते चले जाते हैं। तो 4 से 5 नामों को लेकर अब भी पेच फंस रहा है। सिंधिया समर्थक विधायकों का कितना ख्याल रखेगी बीजेपी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में पार्टी ज्वाइन करने के बाद में, उपचुनाव जीतने के बाद में और दूसरी चुनाव की पारी में आने के बाद में, आम चुनाव की पारी में आने के बाद में अब कोई किसी का समर्थक नहीं बचा है। अब वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो गया। और जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में उन पे विचार होता है तो समग्र विचार होता है, किसी प्रकार का किसी गुट से या किसी व्यक्ति से जोड़कर नहीं होता है, विचार से जोड़कर विचार होता है। और जब विचार से जोड़कर उनके ऊपर बात हो रही है तो निश्चित तौर पर मैं आज ये कह सकता हूं आपके माध्यम से कि हम जो है भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम नेताओं के बारे में विचार कर रहे हैं जो जीतने का स्थिति में है, जो जीतने की स्थिति में है, और जीतने के साथ साथ में जो विभिन्न प्रकार के हमारे सर्वे हुए हैं, हमारे विभिन्न प्रकार के संगठनों के माध्यम से जो फीडबैक गया है, उसमें जो लोग खरे उतरेंगे उनको टिकट मिलने का काम होगा। और एक स्थान पर हमारे पास में कई स्थानों पर एक से ज्यादा उम्मीदवार है, स्थान एक है, तो ऐसी स्थिति में भी हम जो उसमें से बेहतर है और जो इक्वेशन चुनावी इक्वेशन में फिट बैठते हैं उस नाम को उम्मीदवार के रूप में घोषित करके देखिए, बाकी लोग संगठन का काम करें। उम्मीद की जा रही है कि 5वीं लिस्ट बीजेपी की आ जाए। तो जो आप कह रहे हैं ये चीजें हम देखते हैं कि कितनी नजर आ रही है 5वीं सीट में। अजीत जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, आज भी चाहे महेंद्र सिसोदिया हो, बमोरी से मंत्री, पोहरी से सुरेश राठखेड़ा का टिकट अटका हो, या आपका महगांव से ओपीएस भदौरिया का टिकट अटका हो, ये सब लोग आज भी इनके बाप वक्तव्य सुनेंगे। ये कहते हैं कि हमें हमारे महाराज पर भरोसा है, भारतीय जनता पार्टी पे इनको भरोसा नहीं है, ना भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पे। ये कहते हैं महाराज हमारी लड़ाई लड़ रहा है, महाराज पे हमें भरोसा है। तो भारतीय जनता पार्टी इतने दलदल में फंस चुकी है एक 3 साल के सत्ता के लालच में कि भारतीय जनता पार्टी को ये चीज समझ में आ रही है, जो घुन और दीमक जो घुन कांग्रेस पार्टी में था, उस घुन को इन्होंने अपने यहाँ लेके अपनी पूरी जड़ें
समाप्त करने की ओर ले गए हैं। अजीत जी देखिए, कांग्रेस के लिए चुनौती खड़ा करने के लिए बीजेपी ने 7 केंद्रीय मंत्रियों को उतार दिया मैदान में। मतलब इनका ये स्ट्रैटेजी था कि हम बड़े चेहरों को उतारेंगे तो चुनौती होगी, लेकिन यहाँ पर हमने सोचा था एज अ व्यूअर, हमने ये सोचा कि शायद कांग्रेस बड़े चेहरे इनके सामने उतारे, लेकिन आप लोगों ने तो बड़ा एक्सपेरिमेंट कर दिया। कई बार फर्स्ट टाइमर्स को दे दिया मौका आपने कई जगहों पर। देखिए आदरणीय अंशिका जी, 3 केंद्रीय मंत्री 7 सांसदों को भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है। हाँ। उसमें आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी ने अपने कार्यकर्ता पर भरोसा जताया, अपने कार्यकर्ता को दिया, चाहे वो आपका दिमनी हो, हमने स्थानीय विधायक जो हमारे थे रविंद्र तोमर उनको दिया है। लगातार कांग्रेस पार्टी के साथ जनमानस है, कांग्रेस पार्टी के साथ जनता है, विश्वास है जनता का कांग्रेस पार्टी कमलनाथ के ऊपर। इसलिए हमें कोई एक्सपेरिमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता उस व्यक्ति को होती है जिसकी जमीन साफ हो गई हो, जिसने 18 साल में सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश के जनमानस को कर्ज में डुबोया हो, सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश के जनमानस का शोषण किया हो, नारी अत्याचार में नंबर 1 मध्य प्रदेश को बना दिया, आदिवासी भाई बहनों के ऊपर पेशाब की जा रही है, उस पर अत्याचार में नंबर 1 देश में मध्य प्रदेश को बना दिया। एनसीआरबी के आंकड़े ये चिल्ला चिल्ला के कहते हैं। तो जरूरत तो उन लोगों को अगले दिन उस व्यक्ति के पास, अरे तो वो भी नौटंकी करी, उस व्यक्ति ने मना कर दिया कि मेरे ऊपर तो कुछ ऐसा घटनाक्रम हुआ नहीं है। अगर ये था उनके ऊपर, क्यों नहीं रोका जा रहा? डैमेज रोकना चाहिए ना, कोई घटनाक्रम घटित होने से पहले रोकना चाहिए। एनसीआरबी के आंकड़े चिल्ला रहे कि आदिवासी अत्याचार में मध्य प्रदेश नंबर 1 है, नारी अत्याचार में नंबर 1 है, तो उसमें सुधार क्यों नहीं कर रहे? अंडर द टेबल क्यों पोस्टिंगें की जा रही कलेक्टर एसपी की? एनसीआरबी के आंकड़ों को आप बगैर गलत ठहराए बोलिएगा राजपाल जी। कांग्रेस जब जब विपक्ष में होती है, जैसे आज अजीत जी है अभी फिलहाल में, तो ये झूठ बोलते हैं। जब ये सत्ता में आते हैं, जैसे कमलनाथ जी आए थे 18 महीने, तो ये लूट करते हैं और लूट के माल के फिर झगड़े होते हैं इनके, वो भी मध्य प्रदेश ने देखे हैं। छापे होते हैं, उन छापों में कमलनाथ जी के निकट लोगों के पास में करोड़ों रुपए पाए जाते हैं। और कांग्रेस का मूल चरित्र लूट और झूठ के बीच में रहता है। अभी झूठ पत्र घोषित कर दिया इन्होंने, अभी विपक्ष में तो झूठ बोलने का काम कर रहे हैं, लगातार झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। और ये झूठ से जनता को बरगलाने का प्रयास करते हैं, पर जनता अब बहुत समझदार हो गई है। काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ सकती। मध्य प्रदेश में एक बार राहुल गांधी जी आए, हमारे संवाददाता जुड़े हैं। शैलेंद्र आपके साथ कुछ लोग मौजूद हैं, क्या मुद्दे हैं जनता के? जी, अभी क्षेत्र के मुद्दों की बात की जाए तो क्या मानते हैं आप, चारों विधानसभाओं में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? मैं तो पूरे मध्य प्रदेश के मुद्दे की बात कर रहा हूं कि मध्य प्रदेश में यदि आपने इतने दिग्गज नेताओं को उतारा, मंत्री समितियों को उतारा है, सांसदों को उतारा है, मात्र एक चेहरा यदि आप पूरे मध्य प्रदेश में कर दो उमा भारती जी का, तो 180+ सीटें नहीं आ तो नाम बदल देना मेरा। क्या मानते हैं आप, क्या स्थितियां हैं, क्या मुद्दे हैं? मुद्दा तो हमेशा से विकास रहा है, भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा भी विकास है और उसी पे चुनाव होना चाहिए। कांग्रेस तरह तरह के प्रलोभन देकर झूठी बातें करके चुनाव में जाने का प्रयास कर रही है, उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। लोग पिछले बार की इनकी स्थितियों का आकलन कर चुके हैं। झूठे वादे किसानों के साथ किए थे, युवाओं के साथ किए थे, कन्यादान योजना को बंद करने का पाप किया था और उसका परिणाम भोगेंगे। तो कुल मिलाकर के विकास जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा इस चुनाव में माना जा रहा है। आम चुनावों की तरह यदि क्षेत्र की बात की जाए तो जो रेत का उत्खनन है, रोजगार है, और चूंकि कृषि प्रधान क्षेत्र है नर्मदापुरम पूरा जिला, तो कृषि से जुड़ी हुई इंडस्ट्री या उस प्रकार के उद्योग जो हैं वो इस क्षेत्र के लिए सबसे बड़े मुद्दे के रूप में मायना रखते हैं। ठीक है राजपाल जी, आप सुन रहे थे यहाँ के लोगों का क्या कहना था। 2018 में किसानों की कर्ज माफी के ऐलान भर से ही कांग्रेस ने किस तरीके से जनता का प्यार देखा, ये आपने तो देखा ही। तो इस बार आप देखिए, किसानों को मत भूलिए, ये बहुत बड़ी बात है। प्रदेश से किसान हितैषी पार्टी रही है। देश में अगर फसल बीमा योजना लागू होने का काम हो तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लागू करा, जिसको मोदी जी ने अभी तक कंटिन्यू रखा। देश के अंदर गांव में किसानों के लिए सड़कें बनाने की बात हुई तो प्रधानमंत्री सड़क योजना हम लेके आए। बैंक में पहली बार किसान अगर गया तो किसान क्रेडिट कार्ड की योजना हम लेके आए। किसान को 60 साल इंतजार करना पड़ा इस बात का कि देश के अंदर प्रधानमंत्री कांग्रेस ने अपना वचन पत्र भी अलग से किसानों के लिए जारी किया।
एक बार फिर से 2018 वाली स्ट्रेटेजी। कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए नहीं होने वाला है कि 2018 में जब राहुल गांधी जी आकर किसानों के बारे में बोल के गए थे, आज राहुल गांधी आकर क्यों नहीं बोल रहे, प्रियंका को क्यों आगे करना पड़ रहा है? क्योंकि अब राहुल जी की विश्वसनीयता खत्म हो गई। काट की हांडी एक बार चढ़ती है, एक बार राहुल जी आकर मध्य प्रदेश के किसानों से झूठ बोल के चले गए, अब वो किस मुंह से वापस आए मध्य प्रदेश में, वो नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए अब बहन को आगे कर रहे हैं। अब बहन झूठ बोल के जाएगी, तब तक फिर अगले चुनाव तक फिर कोई नया नेता ढूंढा जाएगा। तो हर बार नया बल्ली का बकरा ये नेता के रूप में लाते हैं, पेश करते हैं, लोगों के सामने झूठ बुलवाते हैं, और वो झूठे वादे फिर जब सत्ता में आते हैं तो नहीं निभाते। इस बार ये सत्ता में नहीं आएंगे क्योंकि मध्य प्रदेश राहुल गांधी बैकफुट पर चले गए, कहना है 2018 के बाद से ही राज्यपाल जी का। वही राहुल गांधी बैकफुट पे नहीं है। राहुल गांधी को लोगों के बीच में देख रहे हैं, कभी कूली बन रहे हैं। हाँ, बुलाएं उनको, 4,000 किलोमीटर व्यक्ति ने, जिस राजनेता ने पदयात्रा की हो, उसके बारे में अगर ये कहा जाए कि वो दिख नहीं रहा, मुंह छुपा रहा है बैकफुट में, तो ये अपने आप लाइए ना मध्य प्रदेश के चुनाव प्रचार में आ रहे हैं भाई, आ रहे हैं, सवाल कर रहे हैं उनसे वचन। अब आप प्रियंका जी को लाके वचन पत्र करवा रहे हैं भाई। पहले राहुल जी आके बोल के गए, वो वादे पूरे हुए नहीं, अब प्रियंका जी आके बोल रही है। अरे सुन रहे भाई, मध्य प्रदेश की जनता आपको सुन के आप पे अविश्वास करने लगी है। आपका झूठ सुन के लोगों के कान पक चुके हैं, आपका झूठ सुन के लोगों के कान पक चुके हैं। राहुल गांधी क्यों नहीं अजीत जी? क्यों नहीं आ रहे राहुल गांधी जी? मध्य प्रदेश राहुल पूछते हैं जो डिफॉल्ट हो गए, वो किसान इंतजार कर रहे हैं राहुल गांधी का। वो बात कर रही है राहुल गांधी से, वो किसान जिनको राहुल गांधी आकर छल के गए, डिफॉल्ट करके गए, मध्य प्रदेश के वो किसान इंतजार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के किसान राहुल गांधी का इंतजार कर रहे हैं। लाइए राहुल गांधी को, किसानों की पंचायत में पेश करिए उनको। वो झूठ बोलकर क्यों गए थे कि 10 दिन में कर्जा माफ नहीं हो तो सरकार बदल देना। अब किसान जवाब चाहता है, जो किसान ट्रैक्टर लेने जा रहा था उसको आपने डिफॉल्टर कर दिया। 27.5 लाख किसानों का कर्जा आदरणीय कमलनाथ जी ने माफ किया मध्य प्रदेश के अंदर। ऊंट के मुंह में जीरा, 65,000 करोड़ के कर्जा माफी के अगेंस्ट 5,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ करके पिछले बार 900 के लगभग वचन, पिछले बार 900 के लगभग वचन, इस बार 1200 से ज्यादा वचन। वह क्या वचन बढ़ाने से सत्ता में वापसी हो जाएगी? अजीत जी, वचनों को पूरा करने से सत्ता में वापसी होगी। सुनिए, वचनों को पूरा करने से सत्ता में वापसी होगी। जनता मानती है, इनके कृषि मंत्री की धर्मपत्नी का कर्जा माफ हुआ और 27.5 लाख खुद इनने स्वीकार किया कि किसानों का कर्जा माफ। आपके कागज में उनको मालूम ही नहीं, ना उनका पैसा आया, ना उनकी संस्था में पैसा आया, ना बैंक में पैसा आया और कर्जा माफ हो गया कागज पे। जिसका कर्ज माफ हुआ उसके खाते में पैसे आए होंगे ना, बताओ ना आपके पास अगर हो सबूत तो। खाली बोल देने से क्या होता है कि हमने कर्जा माफ कर दिया? ना उस संस्था में पैसा आज तक आया, ना वो कोई सर्टिफिकेट मिला, कागज में कर्जा माफ, मुंह से ही कर्जा माफ। ठीक है, आशीष भी मेरे साथ जुड़े हैं, मैं आप लोगों के पास वापस से आऊंगी। आशीष भी मेरे साथ जुड़े। आशीष, जब आप वोटरों से बात कर रहे थे, जब हमारे खास प्रोग्राम चुनावी चुस्की, इंजन की सीटी में वोटर बोले, ये तमाम चीजें आप लोग जब कर रहे थे, उस वक्त नेताओं के वचन, नेताओं के घोषणा पत्र, पार्टियों के जो ऐलान है, जो मंच से किए जाते हैं, उसको लेकर जनता का क्या कहना था? निश्चित रूप से जनता का बड़ा रिएक्शन था, क्योंकि दमोह जिले की यदि चारों विधानसभाओं की बात करें, जो हमने चुनावी चुस्की किए, हमने इंजन की सीटी में वोटर बोले जैसे कार्यक्रम किए, हमने ट्रेन पर सवार होकर के, बसों पर सवार होकर के जब लोगों से बातचीत की, जिस वक्त आदमी बैठा हुआ होता है अपनी सीट पर और खुलकर के अपनी बात रखता है, तो उस समय एक पलायन का मुद्दा बड़ा सामने आया। घोषणाओं में कही जाती है हम किसानों के लिए काम कर रहे हैं, बेरोजगारों के लिए काम कर रहे हैं, जमीनी स्तर पर काम किए जा रहे हैं, घोषणाएं की जा रही हैं, लेकिन आज भी दमोह जिले की चारों विधानसभा क्षेत्रों से हजारों की संख्या में लोग पलायन करते हैं। और पलायन करने के बाद वो दिल्ली, हरियाणा जैसे, चंडीगढ़ जैसे इलाकों में जाते हैं, वहां पर रोजगार की तलाश करते हैं, वहां पर मजदूरी करते हैं। तो ये बड़ा जो मुद्दा है, वही किसानों के लिए जो मामला था, वो किसानों का जो कहना था कि किसानों के लिए कुछ भी नहीं हुआ। कर्ज माफी की जो बात थी, तो किसानों का कहना था कि विभिन्न तरह के कलर के पत्रों पर उनको उलझा लिया गया है, और उस तरह से उलझाने के साथ ही ये जो बातें किए थे वो चुनावी केवल बातें थे, उनका 5 साल में कोई इंप्लीमेंट नहीं हुआ। पूरा किया जाता है, इसका इंतजार हर किसी को रहता है। हालांकि चुनाव नजदीक है,
और वोटर्स के बहुत से मुद्दे हैं जो कि राजनीतिक दलों को समझने होंगे। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया राजपाल जी, बहुत शुक्रिया अजीत जी बेबाकी से बात रखने के लिए, बहुत शुक्रिया आशीष, बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जानकारी साझा करने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकना होगा, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार खबरें जारी रहेंगी। आप बने रहिए हमारे साथ।